हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एसएससी के अलावा भी अगर अपने किसी भी स्टेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। और अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, तो पॉलिटी की ये सीरीज़ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और टॉपिक को समझने में और किस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, उसको आप इजीली कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है आपको ये वीडियो। सो आप देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी तो आपने फर्स्ट पेज पे ही देखा है कि वहाँ पे एक प्रियम्बल दिया होता है, ठीक है, एक प्रीफेस दिया होता है। क्या होता है आखिर ये प्रियम्बल? सो आप देखिए, किसी भी कोई बुक लिखी गई है तो उसका एक इंट्रोडक्टरी जो एक पार्ट होता है, एक स्टेटमेंट है, उसे हम प्रियम्बल कहते हैं, जो हमें एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलता है। तो प्रियम्बल एक मेनली क्या है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, जो एक्सप्लेन करता है डॉक्यूमेंट की फिलॉसफी को और ऑब्जेक्टिव को। ओके, तो ये होता है प्रियम्बल। कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। सो अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, प्रियम्बल, इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है अपने प्रियम्बल में। और ये जो हमारा प्रियम्बल है, इसका मतलब क्या है? एक ये प्रीफेस है। ओके, सो देखिए, प्रियम्बल जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता था। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इससे स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 से। ओके, तो 13 दिसंबर 1946 से स्टार्ट किया गया। तो जिस तरीके से एक बुक का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसी तरीके से ये कुछ स्टेटमेंट है एक डॉक्यूमेंट का, जो हम प्रियम्बल में देखते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या इस प्रियम्बल में कहा गया है। उससे पहले कि ये जो प्रियम्बल है, तो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने प्रियम्बल को अलग अलग इसके बारे में बोला कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है वो है। तो आप देखिए, प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। ये किसने कहा? बाय ठाकुर दास भार्गवा। ओके, सो बिल्कुल एग्जैक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? तो आपको पता होना चाहिए ठाकुर दास भार्गवा। ओके, सो इसे आप कैसे याद रखोगे? सो आप देखिए, यहाँ पर सोल की बात हो रही है, और हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, राइट, कहते हैं ना कि हमारा जो सोल है वो बाहर चला ही जाएगा, किसी ना किसी दिन बाहर गया। तो बाहर गया यानी कि भार्गवा। सो ठाकुर दास भार्गवा ने बोला है प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा प्रियम्बल को? सो बाय एन.के. पालखीवाला। ओके, सो इससे आप कैसे याद रखोगे? सो आप देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड की बात हो रही है और यहाँ पे क्या लिखा है? पालखी वाला। तो पालखी वाला को आपको याद रखना है फिजिक्स वाला। ठीक है, फिजिक्स वाला, ऑल यू नो। सो फिजिक्स वाला की क्लासेस अगर आप लेने जाएंगे तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। तो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा आपको फिजिक्स वाला यानी कि पालखी वाला, राइट। ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। तो किसने बोला? एन.के. पालखी वाला ने। नेक्स्ट है हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा? बाय के.एम. मुंशी। सो यहाँ पर आप देख रहे हो हॉरोस्कोप की बात हो रही है। ओके, किसकी? हॉरोस्कोप की। तो हॉरोस्कोप से आपको हॉरर उठाना है। क्या उठाना है? हॉरर उठाना है। ओके, सो हॉरर की स्टोरी आपको कौन सुनाएगा? मौसी। हॉरर की स्टोरी कौन सुनाएंगी? मौसी। ओके, सो हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? मौसी मुंशी, इट मीन्स के.एम. मुंशी ने। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सो आप देखो कि अमेंडमेंट हुए थे कुछ प्रियम्बल में। क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुए थे? कि प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। आपने 42nd अमेंडमेंट हमने पढ़ा है। ओके, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें अमेंडमेंट हुआ था 42nd। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42nd, जिसमें 3 वर्ड प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। कौन से वो 3 वर्ड थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, ओके, एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट में। ओके, सो 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट, जिसे कहा जाता है समाजवादी, सेक्युलर, जिसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष, एंड इंटीग्रिटी, जिसे कहा जाता है अखंडता। ओके, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ISS याद रखो आप, ISS। तो इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है आपको, काफ़ी पूछा जाता है, आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना है आपको, 2 है S वाले, 1 है I वाला। ओके, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, सो आप देखिए, ये जो प्रियम्बल है आखिर ये बताता क्या है? सो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर मनोदशा क्या है? सो प्रियम्बल हमें आइडिया देता है किन चीज़ों का? द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, डेट ऑफ एडॉप्शन। सो आप देखो, लास्ट में हमें डेट ऑफ एडॉप्शन भी दे रखा है।
ओके आप ये प्रियम्बल अगर आपने देखा है, ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हमें लास्ट में पता लगता है कि कब इसको अडॉप्ट किया गया था, इस प्रियम्बल को नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। सो अब हम देखने वाले हैं कि आखिर ये जो प्रियम्बल है इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizen. We the people of India, ओके हमारी बात हो रही है। ये जो वर्ड है सॉवरन, इसका मतलब क्या है? सो आप देखिए कि हम लोग आज़ाद हैं, किसी फॉरेन कंट्री का कोई पावर नहीं है हम पे, ओके, या देश के अंदर भी हम पे मतलब हम किसी पे डिपेंड नहीं है, देखा जाए तो क्या है, हम आज़ाद हैं, ओके। तो ये किस में बात की गई है? सॉवरन में। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा वर्ड यहाँ पर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया? यानी कि सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन है, ओनरशिप है, ये किसके पास है? स्टेट के पास है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि सारी चीज़ें, प्रोडक्शन, ओनरशिप, ये सब चीज़ें किसके पास है? स्टेट के पास है, ओके। और सोवरेन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास किसकी बात हो रही है कि हमारे ऊपर कोई किसी का पावर का वो नहीं है, ओके, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। नेक्स्ट सेक्युलर, यानी कि बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, कंट्री के अंदर सभी जो धर्म है उनकी रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, ओके। तो सेक्युलर मतलब किसकी बात की जा रही है? धर्म की बात की जा रही है, ओके। डेमोक्रेटिक की बात की गई है, इट मीन्स लोकतांत्रिक, यानी कि लोगों द्वारा लोगों के लिए ये सरकार चुनी गई है ना। किस लिए डेमोक्रेटिक आखिर हम क्यों कहते हैं? कहते हैं ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट मीन्स लोगों द्वारा और लोगों के लिए ही ये सरकार चुनी गई है। दैट्स वाई हमें कहा जाता है कि वी आर डेमोक्रेटिक, कि ये जो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक का कि गवर्नमेंट इज टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसको आखिर यूज़ किसने किया था सबसे पहले, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, ओके। मे बी आपके किसी एग्जाम में ना पूछे बट पूछ भी सकता है, तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको याद रखना है कि जो हम एक पढ़ते हैं ना डेमोक्रेटिक का मतलब आखिर क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसको यूज़ किया था अब्राहम लिंकन ने, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? गणराज्य या गणतंत्र भी इसे कह सकते हैं। इट मीन्स हेड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तो ये जो प्रेसिडेंट आप देखते हो इनडायरेक्टली इसको इलेक्ट कौन करता है? तो हम ही करते हैं, पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। भले इनडायरेक्टली करते हैं बट करते हैं। तो गणराज्य का मतलब क्या हो गया? हेड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। इनडायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है? पीपल ऑफ इंडिया, ओके। तो यहाँ पर गणराज्य मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। सो ये थे जो हमने वर्ड का मतलब समझा, जो प्रियम्बल में बात की गई है कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। सो देखिए अभी हमने देखा कि अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये जो प्रियम्बल था, या कह सकते हैं कि जब ये संविधान बना था तब क्या कौन से वर्ड्स थे, कौन से वर्ड्स नहीं थे, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओके, तो तब ये वर्ड नहीं थे। कौन से ये वर्ड नहीं थे? तो जो अभी हमने पढ़ा सोशलिस्ट, राइट। कौन सा वर्ड हमने देखा? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ओके। तो ये जो 3 वर्ड्स थे ये नहीं थे, बट सॉवरन, रिपब्लिक एंड जो हमारा डेमोक्रेटिक है, ये वर्ड्स पहले से ही थे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड्स थे, कौन से वर्ड्स नहीं थे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हाँ कौन सा था, कौन सा नहीं था, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, क्योंकि अभी हमने देखा कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, राइट। तो ये पहले से नहीं थे तभी तो ऐड किया गया, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सोवरन, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक ये ऑलरेडी थे, ओके। और फिर हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन चुका था, ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो जब अमेंडमेंट हुआ तो अब कैसा है, ठीक है। अब बात आ जाती है अच्छा अब कैसा है, अब क्या क्या चेंजेस किए गए। तो हमने देखा 42nd अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, और इसमें हमारे 3 वर्ड्स को क्या किया गया? ऐड किया गया। तो वो 3 वर्ड कौन से थे? अभी हमने देखा, ठीक है। सोशलिस्ट है आपका, सेक्युलर है एंड इंटीग्रिटी है, यानी कि ISS, ध्यान रखना है आपको। और ये 3 वर्ड्स सोवरन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक ये ऑलरेडी थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। अगर अब हम देखें तो सारे वर्ड्स को अगर हम ऐड कर दें तो कौन से वर्ड्स हमने देखे? अभी हमने पढ़ा भी, तो अब हमने देखे सोवरन, सोशलिस्ट, ओके, सेक्युलर, तो ये सारे वर्ड्स अब ऐड हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, ओवरऑल। और अभी जो हमने प्रियम्बल में भी देखा,
ठीक है, तो अब ये क्या हो चुका है, सोवरेन भी ऐड हो चुका है, सोशलिस्ट भी हो चुका है, सेकुलर भी, डेमोक्रेटिक भी एंड रिपब्लिक भी। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ कि इजी आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन से वर्ड, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जस्टिस की बात हो रही है, तो 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, तो जस्टिस कितने टाइप की इसमें बात की गई है, 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है इस प्रीएम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिबर्टी। ओके, तो अब ये जो लिबर्टी है, इसमें कितने टाइप की लिबर्टी की बात की गई है, 5 टाइप की लिबर्टी की बात की गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, लिबर्टी है आपको अपने विचार देने की, आप कुछ भी सोच सकते हैं, है ना, इसका आपके पास लिबर्टी है। एक्सप्रेशन, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन होता है, आप उसमें जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं, अच्छा बुरा, आप उसको एक्सप्रेस करते हो। और आर्टिकल 19 में भी बात की गई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, आर्टिकल 19। सो बिलीव, फेथ रखो, आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, किस पे आप बिलीव रखो, फेथ रखो, आपसे कोई कुछ नहीं कहने वाला। नेक्स्ट है, अब आप देखो इक्वलिटी। सो इक्वलिटी में बात की गई है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, कि भाई इक्वलिटी मिलनी चाहिए स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में। ओके, तो कितने टाइप की इक्वलिटी की बात की गई है, 2 टाइप की इक्वलिटी की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में आपकी बात की गई है 1 टाइप की। ओके, 1 टाइप की फ्रेटर्निटी की बात की गई है कि ऊंच नीच वाली बातें नहीं करनी चाहिए, भाईचारा से हमें बना के रखना चाहिए, मतलब भाईचारा हमें बना के रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बात की गई हमें एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, सो आप देखिए ये जो हमारा प्रीएम्बल है, लास्ट में बताया गया कि इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, एंड दिस प्रीएम्बल गिवन टू आर सेल्फ। ये किसके लिए दिया गया, ये हमारे लिए दिया गया, द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो लास्ट में क्या बताया गया, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। किसके लिए दिया गया, हमारे लिए दिया गया, द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया आपका पूरा प्रीएम्बल, क्या क्या इसमें बातें की गई हैं, क्या बताया गया है, क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, सिर्फ एसएससी नहीं, अदर जिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, कि आपको ये और अच्छे से समझ में आए और आप इसको अच्छे से और याद कर पाए। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम इसमें फैक्ट हैं, ओके, और कुछ केसेस हैं जो इस प्रीएम्बल से रिलेटेड है, इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। ओके, सो फर्स्ट केस है बेरुवरी केस 1960 में। तो एक केस हुआ था, इतना आपको याद रखना, बहुत डीप में नहीं जाने, कि बेरुवरी एक केस हुआ था 1960 में। ओके, और इस केस के थ्रू ये कहा गया कि जो प्रीएम्बल है इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या याद रखना है आपको कि बेरुवरी जो केस हुआ था 1960 में, इसमें कहा गया कि ये जो प्रीएम्बल है कंसीडर्ड किया जाएगा कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो प्रीएम्बल को क्या बोला गया कि ये एक ऐसा की है टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये कौन से केस में बोला गया था, तो बेरुवरी केस हुआ था 1960 में, इसमें ये कहा गया था। दूसरा केस हुआ था एक केशवानंद भारती केस 1973 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो आप देखिए इस केस में क्या कहा गया था कि जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का विल नाउ बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा। ओके, तो बेरुवरी केस में क्या बोला गया कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कहा जाएगा, बट केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, इसमें कहा गया था जो प्रीएम्बल है इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा। ओके, थर्ड जो इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद रखना है वो है 1995 में एक केस हुआ था यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। यस, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो इन दोनों के बीच में एक केस हुआ था 1995 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रीएम्बल है, ओके, ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। डायरेक्ट यही स्टेटमेंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किसने कहा था, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। सो याद रखना है आपको, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में बोला गया था, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने फिर से कहा सिर्फ SSC के एग्जाम के लिए ही नहीं, अदर एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन करते रहें। ओके, स्टेट एग्जाम्स की जो आपके होते हैं
ओके सो कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें, सो देखिए प्रीएम्बल का जो पेज है अलॉन्ग विथ अदर पेजेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको डिज़ाइन और किसने डेकोरेट किया था, तो एक पेंटर है, इनका नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका, तो इन पेंटर का नाम है ब्योहर, राइट, नेम याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, ब्योहर राम मनोहर, ओके, ब्रेहर राम मनोहर सिन्हा। ओके तो इन्होंने डेकोरेट और डिज़ाइन किया था प्रियम्बल के पेज को, राइट, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कल्चरल एम्बेसडर भी बोला जाता है ऑफ इंडिया, राइट। सो ये थोड़ा सा आपको इनका नेम याद रखना है, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ओके। और इन्होंने क्या किया था, प्रियम्बल का जो पेज है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो था, ओके, प्रियम्बल का जो पेज है इसे इन्होंने डिज़ाइन एंड डेकोरेट किया था, ओके, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ओके। सो इनका नेम आपको याद रखना है। सो देखिए ओवरऑल हम क्या देखते हैं प्रियम्बल के बारे में, कि ये जो हमारा प्रियम्बल है डज नॉट टेल अबाउट द पावर ऑफ एनी, मतलब किसी के ये पावर की बात नहीं करता, प्रियम्बल किसी को रोकने की बात नहीं करता, कोई चीज़ ये प्रोहिबिट नहीं करता, ओके। तो प्रियम्बल कैसा है, ये भी हमारा नॉन जस्टिशिएबल है, ओके, ये भी कैसा है हमारा प्रियम्बल, नॉन जस्टिशिएबल है, लाइक DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, सो ये नॉन इन्फोर्सेबल भी है, ओके। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने प्रियम्बल के बारे में आज पढ़ा, ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, कौन सा शब्द नहीं लिखा गया, तो आप देखिए सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, तीनों ही वर्ड्स लिखे गए, कौन से नहीं लिखे गए, इंडियंस नहीं लिखे गए, ओके। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ओके, नॉट ट्रू पूछा है आपसे, स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949, क्या जो डेट है इम्प्लीमेंटेशन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो 26 नवंबर 1949 है, ओके, पहले स्टेटमेंट है। द सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो सेक्युलर जो वर्ड है वो ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। थर्ड जो स्टेटमेंट है, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976। थर्ड इज social, economic and political justice has been taken from the Russian Revolution in the Indian Constitution, okay। सो आप देखिए ये जो फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ना, इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है इसे लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन, ओके। सो रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था, ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ से सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को उठाया था। तो आप देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने बोला कि इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ओके। ये जो डेट है ना ये अडॉप्ट वाली डेट है, बट लेटर ये कब केम इनटू फोर्स में आई थी, तो ये आपकी 26 जनवरी को आई थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सॉवरन इंडिया, तो संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। अब आप देखो यही पूछा है, नॉट करेक्ट। इंडिया इज ऑब्लाइज टू ओबे द यूनाइटेड नेशन इन इट्स इंटरनल अफेयर, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, इट मीन्स गलत पूछा है तो डी वाला, ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज ऑब्लाइज टू ओबे द यूनाइटेड नेशन इन इट्स इंटरनल अफेयर, तो यूनाइटेड नेशंस की इंटरनल अफेयर जो है, जो भी चीज़ें हैं उसकी बातें क्यों मानेंगे, मतलब एक तरीके से बोला गया क्या ये मतलब होता है, ओके, सॉवरेन इंडिया का नहीं होता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है के.एम. मुंशी वॉज रिलेटेड टू, के.एम. मुंशी के बारे में हमने पढ़ा था, ओके, और इन्होंने प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ओके। तो पूछा गया कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के, ओके। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसकी जो ड्राफ्ट समिति थी उससे ये रिलेटेड थे, याद रखना है आपको। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया है विच ईयर इज रिलेटेड टू बेरुवारी केस, तो अभी हमने पढ़ा ना बेरुवारी केस हमने देखा, तो कौन से ईयर से रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है 1960 से, ओके, 1960। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर, सेक्युलर का ट्रू मीनिंग क्या है। फर्स्ट है ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं देखने में बहुत ईजी होते हैं, हमने मतलब समझ लिया, बट थोड़ा सा भी अगर आपने सही से स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तो आपका एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट,
special importance to a religion related to minorities, one religion is promoted by the government, none of the following। तो आप देखिए यहाँ पे सेक्युलर का बिल्कुल सही मीनिंग आपसे क्या पूछा है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट की आइज में या वैसे भी अगर हम देखें तो भाई हर एक रिलीजन इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके बिल्कुल गलत। लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओके। कि आपको क्या करना है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ऑल सेक्शंस को ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप देखिए अभी हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ी थी, किसने क्या बोला, बट हमने ये नहीं पढ़ा था। तो आप देखिए की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा था? तो की नोट इट मीन संविधान का मूल मंत्र है, ये आपका कहा था अर्नेस्ट बारकर ने। डायरेक्ट आपको नेम याद रखना है इनका, अर्नेस्ट बारकर, ओके राइट। सो आप देखिए ये जो अर्नेस्ट बारकर थे ना, तो ये एक तरीके के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ओके। तो इनका नेम आपको याद रखना है कि द की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अर्नेस्ट बारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इन द बेरुवरी केस द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बी है, इन द केशव नंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट had said that the preamble of constitution is part of constitution। okay, so आप देखिए जब बेरुवारी केस हुआ था तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। तो आप देखिए ये बेरुवारी केस और ये मैं आपको अलग जब आएगा, ये फिर से इस टॉपिक का जिक्र होगा तब मैं आपको बताऊंगी, ओके। यहाँ पे हमारा प्रियम्बल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। सो तो इसमें आपकी क्या बात की गई, जो बेरुवारी केस था कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट नहीं है, ठीक है, पार्ट नहीं है, इसमें ये बात की गई और इसमें बोला ये पार्ट सही है। तो बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है, लैंग्वेज की बात की गई है, ओके। तो जो लैंग्वेज की बात की गई है प्रीएम्बल की, ये कहाँ से लिया गया है, ओके। कहाँ से लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने? तो ये आपका लिया ऑस्ट्रेलिया से। जो लैंग्वेज है ना, तो वो कहाँ से इंडिया ने देखा, कहाँ से बोरो किया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ओके। और एक बात आपको और याद रखनी है, तो आप देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आइडिया है प्रीएम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो कहाँ से बोरो किया है, सो आपको याद रखना है कौन सी कंट्री से, यूएसए से, ओके। कौन सी कंट्री से? यूएसए से। तो प्रीएम्बल का जो आइडिया है इंडिया ने कहाँ से बोरो किया? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओके। ध्यान रखना है आपको यूएसए से। और आप देखिए पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी किसका है? यूएसए का। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका? यूएसए का। फिर से रिपीट करो आप, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का। और कहाँ से इंडिया ने बोरो किया प्रीएम्बल का आइडिया? सो यूएसए से, राइट। और लैंग्वेज कहाँ से ली गई प्रीएम्बल की? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो किसको मेंशन नहीं किया गया ये आपसे पूछा है, जस्टिस को, इक्वालिटी को, प्रोस्पेरिटी को, फ्रेटर्निटी को। तो आप देखिए प्रोस्पेरिटी की तो कोई बात नहीं की गई, सो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द फ्रेज। कौन से फ्रेज से स्टार्ट होता है हमारा प्रीएम्बल? सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन द नेम ऑफ गॉड, ओके, इंडिया अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन। तो कब अडॉप्ट किया गया? तो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, ओके। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इन द प्रीएम्बल एम्फेसाइज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? तो यहाँ पर आपकी बात की गई कौन सा आइडियल्स, यानी कि आप कह सकते हैं किस वर्ड से पता लगता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की गई है, तो ये आपकी बात की गई फ्रेटर्निटी से, ओके। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है। सो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दर्शाता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आज हमने 15th
क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको प्रियम्बल पढ़ना है। अगर आप इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हो जाएगी और पॉलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पॉलिटी को ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। ओके सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ओके सो अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।